हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम करेंगे 8th क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक का 8th लेसन, जिसका नाम है हाशियाकरण से निमटना। कल हमने हाशियाकरण की समझ वाला लेसन पढ़ा था, 7th लेसन। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में दूंगी और इससे पहले वाले जितने भी लेसन हैं सबका लिंक मैं दूंगी। आप उनको भी पढ़ें, उनको भी देखें, तभी आपको सभी आगे से आगे बातें समझ आएंगी। क्योंकि राजनीति में अगर हमें मूल बातों की जानकारी नहीं है तो ऊपरी बातों की भी जानकारी हमें समझ नहीं आएगी। और राजनीति में कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं जो हमारी भाषा में नहीं बोले जाते हैं, जैसे लोकतंत्र, संविधान, अध्यादेश, अनुच्छेद या हाशियाकरण। तो ये ऐसे शब्द हैं कि इनको जानने के लिए हमें सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी और हमें आधारभूत जानकारी मिल सकेगी। जैसे हम अगर उच्च क्लास की शिक्षा पढ़ना चाहते हैं तो पहले हमें छोटी क्लासेज की शिक्षा आनी चाहिए, लिखना पढ़ना आना चाहिए, तभी हम उच्च क्लास की भी किताबें पढ़ पाएंगे। कल हमने जो लेसन पढ़ा था हाशियाकरण की समझ, उसमें हमने पढ़ा था कि जो भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के समुदाय रहते हैं या आदिवासी लोग रहते हैं, उनके साथ भारत में किस तरह का शोषण किया गया दूसरी जातियों के द्वारा, या उच्च जातियों ने छोटी जातियों के साथ अन्याय किया और उन्हें अपने समाज से बाहर निकाल दिया। और ये हाशियाकरण की समस्या हमें सभी जगह देखने को मिलती है, चाहे कक्षा हो या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन हो। सभी स्थानों पर कुछ लोगों के साथ हाशियाकरण होता है, यानी कि उनको समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, या ये कह सकते हैं कि उनको मुख्य केंद्र से अलग कर दिया जाता है और वो अलग थलग ही पड़े रहते हैं। और जो शक्तिशाली लोग होते थे या अमीर लोग होते थे वो कमज़ोर लोगों को अपने से अलग कर देते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये लोग शक्तिहीन थे, कम ताकतवर थे, तो इन्होंने अपने आप को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। इन्होंने इसके लिए एक लंबा संघर्ष किया। उनके साथ जो वे भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और विभिन्न रणनीतियों का सहारा लेते हुए उन्होंने अपने स्थिति को बदलने का प्रयास किया और अपनी स्थिति में सुधार लाने के तरह तरह के प्रयास किए। ये बात ठीक है कि सभी समुदायों का संघर्ष करने का तरीका अलग अलग था, क्योंकि ये तरीका उनकी हालत के ऊपर निर्भर करता था कि वो जिस हाशियाई समुदाय में रहते थे। इस लेसन के अंदर हम उनके इन तरीकों का ही ज्ञान प्राप्त करेंगे कि कैसे उन्होंने शक्तिशाली लोगों से अपने आप को बचाया और उन्होंने कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया। हाशियाकरण की ये जो समस्या है यह भारत आज़ाद होने से पहले तो देखने को मिलती ही थी, लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद भी ये समस्या देखी जा सकती है। और इनके साथ कम ताकतवर होने के कारण या कम पढ़ा लिखा होने के कारण या गरीब होने के कारण जो देश के नागरिक को अधिकार मिले हैं तो ये उन अधिकारों का भी प्रयोग नहीं कर सकते थे। ये कह सकते हैं कि इन लोगों के साथ अपने ही देश में अन्याय होता था दूसरे लोगों के द्वारा। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मौलिक अधिकारों का उपयोग, कि संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों के बारे में हमने 2nd लेसन में पढ़ा था, धर्मनिरपेक्षता की समझ पाठ में। आप उस वीडियो को जरूर देखें और पता लगाएं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो ये मौलिक अधिकार संविधान ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को दिए हैं, चाहे वह गरीब हो या वह अमीर हो, या ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो। संविधान के आगे ऊंच नीच, जाति, नस्ल, धर्म ये चीजें भेदभाव नहीं करती। संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार देने के बाद भी देश के कुछ समुदाय इन लोगों के साथ भेदभाव का व्यवहार करते थे और इनको मुख्य बिंदु से या मुख्य केंद्र से अलग कर देते थे, यानी अपने से दूर कर देते थे।
इस तरह से इन्होंने सरकार का ध्यान दिलवाया कि लोग उनके साथ कैसे अन्याय कर रहे हैं, उनको मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं करने दे रहे हैं, और जो देश के ताकतवर लोग हैं वो अपनी मनमानी चला रहे हैं उनके ऊपर और उनके मौलिक अधिकारों को छीन रहे हैं। दूसरा, उन्होंने सरकार को ये कहा कि वो इस चीज के लिए कानून बनाए ताकि शक्तिशाली लोग उनके साथ ऐसा ना कर सकें, और कई बार सरकार ने उनके कहने पर ऐसे कानून बनाए भी हैं और उनको संविधान के अंदर जोड़ दिया गया है। इस तरह से संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 17 है उसके द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया है कि जैसे पहले छोटी जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, ना उन्हें कुएं से पानी भरने दिया जाता था, ना उन्हें मंदिरों में जाने दिया जाता था, और ना ही ऊंची जाति के लोग उनके साथ व्यवहार करना पसंद करते थे। तो इस तरह से इस व्यवहार पर संविधान के द्वारा पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, और अगर ऐसा कोई करता है तो ये एक दंडनीय अपराध माना जाता है। इसी तरह से अनुच्छेद 15 है, ये भी छुआछूत के खिलाफ है। इसमें कहा गया है कि कोई भी भारत का कोई भी व्यक्ति किसी के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। देश की सभी चीजें सभी लोगों के लिए एक समान है, सभी को समान रूप से हक है देश की हर एक चीज पर। तो अगर देश का कोई भी व्यक्ति किसी की समानता को छीनता है या सरकार उसकी समानता को छीनती है तो वे मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और वो न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं या मुकदमा लड़ सकते हैं। इस तरह से ये जो समुदाय थे, जो मुसलमान या अल्पसंख्यक समुदाय थे, इन्होंने कोर्ट का सहारा लेकर अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की और अपने आप को हाशियाकरण से बचाया। इस तरह से सरकार ने भी इनके लिए कुछ अलग से कानून बनाए, कुछ विशेष कानून बनाए ताकि लोग इनका शोषण न कर सकें। बहुत सी नीतियां, बहुत सी योजनाएं इनके विकास के लिए बनाई गई ताकि ये लोग भी दूसरे लोगों की तरह अपना विकास कर सके, अपने जीवन का स्तर ऊंचा कर सके और शिक्षा आदि भी ग्रहण कर सके। इनके विकास की तरफ विशेष ध्यान देते हुए राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने मिलकर इनके इलाकों में विशेष योजनाएं लागू कर दी। उदाहरण के लिए इनके लिए कई स्थानों पर मुफ्त में या बहुत कम ब्याज दर पर इनको रहने के लिए मकान आदि दिए गए या छात्रावास दिए गए ताकि इनके बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सके। इनके साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए, जैसे नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करना कि जैसे जब भी कोई नौकरी निकलती है तो उसमें छोटी जाति के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती हैं, आरक्षित रखी जाती हैं कि उन सीटों पर केवल इन्हीं की जाति के लोग नौकरी कर सकते हैं। तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि इनकी सीटें आरक्षित क्यों रखी गई हैं, तो इसका जवाब यही है कि इनकी स्थिति का सुधार करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। और इसी तरह शिक्षा संस्थानों में भी इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है और इनको दूसरे बच्चों की बजाय कम अंकों से पास किया जा सकता है। इनको ये सुविधाएं इसलिए दी गई ताकि ये अपना विकास कर सकें और दूसरे उच्च स्तर के लोगों के बराबर हो सकें। इन लोगों का शिक्षा स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने इनको छात्रवृत्ति देने का भी प्रबंध किया है ताकि छात्रवृत्ति के लालच में ये बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें और अपने स्तर को ऊंचा उठाएं और इससे उनको कुछ आर्थिक मदद भी मिलेगी। तो आप ये सब बातें समझ सकते हैं कि इनको आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए और इनको छात्रवृत्ति क्यों देनी चाहिए या इनको जो विशेष सुविधाएं दी गई हैं तो उनका क्या महत्व है। देश के अंदर जब ये भेदभाव हो रहा था इन समुदायों के साथ तो उस समय में कुछ ऐसे गीतकार या कवि थे जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया कि सभी लोग भगवान की नजरों में एक समान हैं। और कई बार इन कविताओं में और इन गीतों में जो अमीर लोग होते थे या शक्तिशाली लोग होते थे उनके ऊपर तीखी आलोचना भी की गई है। इन रचनाओं के द्वारा भी लोगों के मनों पर बहुत असर पड़ा। अब हम पढ़ेंगे दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा।
इसमें हम पढ़ेंगे कि सरकार ने इनके विकास के लिए जो नीतियां बनाई हैं, कानून बनाए हैं, उनका इन्होंने कैसे प्रयोग किया, कैसे इस्तेमाल किया। तो समझने के लिए ये एक कहानी दी गई है। ये कहानी जकमालपुर गांव की है। गांव के सभी लोग एक त्योहार की तैयारी में जुटे हुए हैं और यह त्योहार हर 5 साल बाद स्थानीय देवता की पूजा के लिए मनाया जाता है और ये 5 दिन तक चलता रहता है और इसमें 20 गांवों के पुजारी इकट्ठा होते हैं। जब सारे पुजारी इकट्ठा हो जाते हैं तो इस गांव के एक दलित समुदाय को बुलाया जाता है। उस समुदाय का एक व्यक्ति इन सभी पुजारियों के पैर धोता है और उस पानी से नहाता है और ये काम रत्नम का परिवार करता था। रत्नम के ऊपर ये कहानी है, जो 20 साल का लड़का है और वह कॉलेज में पढ़ता है और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। दलित समुदाय को तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। दलित का अर्थ क्या होता है? दबाया गया या कुचला गया, जो छोटी जाति के लोग होते हैं, जिन्हें ऊंची जाति के लोग अछूत समझते हैं। तो इस तरह से उन्हें मंदिर में भी जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जब ये त्योहार मनाया जाता था तो उनको पैर धोने के लिए बुलाया जाता था। इस साल जो है रत्नम की बारी थी पैर धोने की। वो इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करता और वो पैर धोने से मना कर देता है और उसके मना करने से जो ऊंची जाति के लोग हैं, ताकतवर जाति के लोग हैं, वो सभी बुरा मान जाते हैं। ना केवल बुरा मानते हैं बल्कि वो उनके ऊपर दबाव डालते हैं, रत्नम के ऊपर दबाव डालते हैं कि वो ये काम को करे और अगर वह ये काम नहीं करेगा तो जो स्थानीय देवता है वह उन्हें अभिशाप देगा। ऊंची जाति के लोग ये सोचते थे कि ये लड़का कॉलेज में पढ़ता है इसलिए ये बिगड़ गया। इतना ही नहीं, जो गांव की और छोटी जाति के समुदाय थे वो भी रत्नम के ऊपर दबाव बना रहे थे कि वो इस रस्म को पूरा करे। उन्होंने भी रत्नम का साथ नहीं दिया और वो डरे हुए थे कि वो ऊंची जाति के लोगों के खेतों में काम करते हैं। अगर रत्नम ऐसा नहीं करेगा तो वो उनको अपने खेतों में काम नहीं देंगे और वो भूखे मर जाएंगे। लेकिन रत्नम इस काम के लिए राजी नहीं हुआ और उसने कहा कि जब ये हमें अपने मंदिरों में नहीं जाने देते तो स्थानीय देवता उन पर गुस्सा क्यों करेगा। तो जो ऊंची जाति के लोग थे उन्होंने रत्नम को सबक सिखाने की सोच ली और उन्होंने रत्नम को और उसके परिवार को गांव छोड़ने के लिए कह दिया। और इतना ही नहीं, गांव के जो दूसरी छोटी जाति के समुदाय थे उनको भी उनके साथ बोलने से मना कर दिया। एक दिन रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी को आग लगा दी, लेकिन वह किसी तरह अपनी मां को लेकर बच निकला। इसके बाद उसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत उस गांव के थाने में मामला दर्ज करवा दिया, यानी कि FIR दर्ज करवा दी। गांव के जो दूसरे छोटी जाति के समुदाय थे उन्होंने अभी भी रत्नम का साथ नहीं दिया। वो डरे हुए थे कहीं उनको भी गांव से बाहर निकलने का आदेश ना मिल जाए। इतने में ही उस गांव में मीडिया पहुंच जाती है। मीडिया तो आप जानते ही हैं, जो पत्रकार होते हैं और स्थान स्थान की घटना को टेलीविजन में दिखाकर सभी लोगों को दिखाते हैं। इस तरह से मीडिया वालों ने इस घटना का खूब प्रचार किया। तो जैसे हमने न्यायपालिका लेसन में पढ़ा था कि पुलिस मामला दर्ज करती है और फाइल तैयार करती है और मैजिस्ट्रेट को न्यायालय में जाकर दे देती है। तो इस तरह से ये मुकदमा चलता है और ऊंची जाति के द्वारा जो ये रस्म करवाई जाती है किसी से जबरदस्ती से, इसको गलत ठहराया जाता है। न्यायालय में जाकर ये विवाद तो खत्म हो जाता है, लेकिन उनको गांव छोड़ना पड़ता है क्योंकि ऊंची जाति के लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया था, यानी कि हाशिया कर दिया था। हमने इस कहानी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की बात की है। ये क्या होता है अब इसके बारे में जानेंगे। यह कानून 1989 में दलितों और अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार के ऊपर ये दबाव डाला गया कि दलितों के साथ जो हर रोज इतना भेदभाव होता है और उनका अपमान होता है, उस पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाए। वैसे तो ये भेदभाव उनके साथ काफी लंबे समय से होता आया था, लेकिन 70 के दशक में और 80 के दशक में उनके साथ ये ज्यादा ही हो रहा था
और ये एक हिंसात्मक घटना बन गई थी। यानी कि जो दलित समूह थे उन्होंने अपने बचाव के लिए कई तरह के आंदोलन चलाए, आवाज उठाई और उन्होंने भी सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि जो समानता का अधिकार है वो उनको भी मिले। रत्नम की तरह जो दूसरी समुदाय के लोग होते थे उन्होंने भी इस तरह की परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया और इस तरह से जो ऊंची जाति के लोग थे वो उनके साथ हिंसात्मक घटनाएं करने लगे, यानी कि मारपीट करने लगे। सरकार को ये महसूस हो गया कि देश आजाद होने के बाद भी देश के अंदर छुआछूत है। इसके बाद सरकार ने दलितों के साथ भेदभाव करने वाले व्यक्ति को सजा देने का कानून बनाया। इसके बाद आदिवासी समुदायों ने भी 1970 में और 1980 में आंदोलन शुरू कर दिए। उन्होंने भी अपना हक मांगना शुरू कर दिया। आदिवासी समुदायों के बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ा है कि उन्हें जंगलों से बेदखल कर दिया गया था, उनकी जमीन छीन ली गई थी। तो उन्होंने अपनी जमीन को वापस लेने के लिए और जिंदगी की सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए। इस तरह से सभी समुदाय एकजुट हो गए और जमकर हिंसा करने लगे। सरकार समझ गई कि देश के जो साधारण व्यक्ति हैं वो भी कितना जघन्य अपराध कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हर कोई अपने से छोटी जाति के लोगों को प्रताड़ित कर रहा था। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर इस 1989 के कानून में नियम बनाए गए सजा देने के। हालांकि इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान जो है उनकी सूची अलग अलग बनाई गई है और ये नियम बना दिया गया कि देश का कोई भी व्यक्ति इन समुदायों से ना इनकी जमीन छीन सकता है और ना ही इनके संसाधन छीन सकता है और ना ही इनके बच्चों से मजदूरी करवा सकता है और ना ही इनकी महिलाओं को प्रताड़ित कर सकता है। आप जानते होंगे कि आपके देश में कुछ समय पहले हाथ से मैला उठाने वाले समुदाय भी होते थे, तो लोगों के घरों में जाकर गंदगी उठाते थे जिससे उनको तरह तरह की बीमारियां भी लग जाती थी और उस काम के लिए उन्हें कोई ज्यादा वेतन भी नहीं दिया जाता था और ना ही समाज में उनका सम्मान होता था, इज्जत होती थी और उनको समाज के अंदर अछूत समझा जाता था। भले ही संविधान में छुआछूत की समस्या खत्म कर दी गई थी, लेकिन देश के कई हिस्सों में ये समस्या फिर भी देखी जा सकती थी और इसी कारण से उनको दूसरी जातियों से अलग रहना पड़ता है। 1993 में मैला उठाने पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन। ये कानून इनको मैला उठाने पर रोक लगाता है और सूखे शौचालयों पर की सफाई करने पर भी रोक लगाता है। इसके बाद भी बहुत सारे मैला उठाने वाले लोगों ने मिलकर कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर किया जिनसे ये काम करवाया जाता था, उनसे ये काम चोरी छिपे करवाया जाता था। आगे हम पढ़ेंगे आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। अधिनियम क्या होता है? कानून। जैसे कि हमने पहले बात की है कि आदिवासी लोग पहले जंगलों में रहते थे और कुछ अफसरों ने आकर उनकी जमीन को छीन लिया था, तो वो अपनी उस जमीन को दोबारा प्राप्त करने के लिए कोर्ट में जाकर मांगे रखने लगे कि उनको वो जमीन दोबारा दी जाए, क्योंकि उनसे वो जमीन जबरदस्ती मार पीट कर खाली करवाई गई थी और उनको वहां से बाहर निकाला गया था और जिन लोगों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया उनको सजा दी जाए। उनकी मांगों पर विचार करते हुए केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में बनाया और इस कानून में ये कहा गया कि इनकी जो जंगलों में जमीन है ये वहां पर रह सकते हैं और घर बनाकर रह सकते हैं और इनके आसपास की जो जमीन है, पेड़ पौधे हैं, उन पर इनका अधिकार रहेगा। इस तरह से हमने इस पाठ में 1989 का कानून और 2006 का कानून पढ़ा है, जबकि भारत 1947 में ही आजाद हो गया था और 1949 में भारत का संविधान भी लागू हो गया था, जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया था और 6 मौलिक अधिकार दिए गए थे जो सभी लोगों के लिए एक समान थे। लेकिन किसी भी कानून को कागज पर लिख देने का मतलब ये नहीं होता कि उस कानून का पालन सभी लोग कर रहे हैं, बल्कि कानून जिन लोगों के लिए बनाए गए हैं उन लोगों को उस कानून को पाने के लिए
काफी लंबे संघर्ष भी करने पड़े हैं। ये हमें इस लेसन को पढ़कर जानकारी मिली है। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको ये लेसन समझ आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा आप इससे पहले के जितने भी लेसन हैं उन सब के मैं लिंक दे रही हूँ, उनकी वीडियो जरूर देखें। ऑल द बेस्ट।